नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, घटना चक्र का जो वार्षिक अंक का सीरीज ला रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रीय परिदृश्य पहले ही कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है विधिक परिदृश्य देखेंगे, यानी कि एक साल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पॉलिटी सेक्शन से न्यूज़ बने थे उसे इस सेक्शन में कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है इसमें पेटेंट संशोधन 2021। इसमें है कि केंद्र सरकार के द्वारा 1970 की धारा 159 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट अधिनियम जो 2003 है उसमें संशोधन किया गया है, और यह संशोधन जो है 21 सितंबर 2021 से लागू कर दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से जो है केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थाओं को पेटेंट फीस में 80% की छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि नवाचार और नवीन प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। और याद करने की बात है कि उल्लेखनीय है कि पहले यह लाभ केवल सरकार के स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों को था, लेकिन इस संशोधन के बाद जो है किसी भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो केंद्रीय, प्रांतीय और राज्य नियमों या उसके अधीन स्थापित या नियमित विश्वविद्यालय हो, उसे भी इसका लाभ मिलेगा। और इस संशोधन के तहत जो है केंद्र सरकार मतलब केंद्र, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है इस संशोधन के तहत। और इस संशोधन के तहत जो है पहले पेटेंट की जांच में बहुत ज़्यादा समय लगता था। जैसे कि अगर देखें तो 2015 में औसतन इसमें पेटेंट की जांच में लगभग 72 महीने लग जाता था। तो इस संशोधन के द्वारा जो है वर्तमान में इसे 12 से 30 महीने के अंदर जो है सुलझा लिया जाएगा, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। अब है पेटेंट आवेदन की अंतिम निपटारे के समय में भी बदलाव किया गया है इस संशोधन के द्वारा। जैसे कि पेटेंट आवेदन का पहले अंतिम निपटारे में लगभग जो है औसतन 48 महीने लग जाता था, और इस संशोधन के माध्यम से जो है अब इसे घटाकर कोशिश किया जाएगा कि 24 से 30 महीने के अंदर जो है इसे सॉल्व कर लिया जाए। अब नेक्स्ट है ड्रोन नियम 2021। तो मानव रहित विमान प्रणाली यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को ही आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है। अब देखते इधर, और इसमें संशोधन किया गया है कि मार्च 2021 में जो यूएई नियम 2021 लाया गया था उसमें संशोधन किया गया है, और उसके स्थान पे जो है नई उदार नियम वाली 2021 लागू किया गया है। अब नई उदार ड्रोन नियम 2021 के तहत जो है कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अनेक अनुमोदक जो हुआ करते थे, जैसे कि विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, छात्र रिमोट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकरण इत्यादि को जो है समाप्त कर दिया गया है। अब देखते हैं, जैसे कि प्रपत्रों की संख्या जो है पहले 25 था उसे घटाकर 5 कर दिया गया है, और 72 प्रकार के शुल्क की संख्या को घटा करके अब 4 कर दिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे देखें कि पहले जो रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क होता था 3000 रुपये, अब इसे घटाकर कर दिया है सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए घटाकर इसे 100 रुपया कर दिया गया है, जो 10 वर्षों के लिए वैध रहेगा। विभिन्न प्रकार के अनुमोदक प्राप्त करने हेतु व्यवसाय अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में जो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाना है इस संशोधन के द्वारा। और इसमें जो है मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने का और अधिकांश अनुमति स्वचालित करने का प्रयास किया गया है। हरित क्षेत्र यानी कि ग्रीन जोन में 400 फीट यानी 120 मीटर तक और हवाई
अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच में 200 फीट यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने के लिए जो है अब किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। और हवाई अड्डे की परिधि से पीला येलो क्षेत्र जो होता था उसे 45 किलोमीटर होता था, उसे घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है। और माइक्रो ड्रोन यानी छोटे ड्रोन और नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की अब आवश्यकता नहीं होगी। और आगे है जैसे कि भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनी भी जो है अब ड्रोन का संचालन कर सकेगी, यानी उस पर जो प्रतिबंध था पहले उसे इस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात के लिए विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT के द्वारा नियमित होगा, यानी कि ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों की अगर निर्यात करना है तो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यह नियमित होगा। और इस नियम के तहत जो है ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है और इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है। और इस नियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम जुर्माने की राशि जो है 1 लाख रुपया कर दिया गया है। और भविष्य में नो परमिशन, नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, बीकन, जियो फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा और संरक्षण सुविधा को भी अधिसूचित किया जाएगा इस अधिनियम के तहत। और उद्योग को 6 महीना का समय दिया गया है इसे अनुपालन करने के लिए। और व्यापार अनुकूलन नियम बनाने के लिए जो है ड्रोन संवर्धन परिषद की भी 105वां संविधान संशोधन 2021 तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 10 अगस्त को लोकसभा से, 11 अगस्त को राज्यसभा से पास होने के बाद 18 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हो चुका है। 105वां संविधान संशोधन जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जो है यह राज्य की शक्ति को बहाल करता है, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान अब राज्य की शक्ति होगा। एक 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और 102वें संविधान संशोधन जो है यह जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिसूचित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को देता है। इसमें संशोधन किया गया है 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसमें संशोधन करके राष्ट्रपति को केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने की शक्ति देता है। और यह केंद्रीय सूची होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जाएगी। इस संशोधन के अनुसार जो है 105वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र भी अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से अलग होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन अधिनियम 2021। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक जो है यह 10 अगस्त को लोकसभा से, 11 अगस्त को राज्यसभा से और 18 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति के बाद पारित हो चुका है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन किया गया है इसके द्वारा। और 1973 के अधिनियम के माध्यम से होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी 1973 में। और वर्ष 2002 के अधिनियम में होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। और इस राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन जो है 5 जुलाई 2021 को किया गया था।
और उसके बाद जो 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। 2021 का अधिनियम के तहत जो है एक अधिशासी बोर्ड के द्वारा प्रयोग किए जाने की सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा और यह लागू रहेगा। नेक्स्ट है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021। तो सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन अधिनियम 2 अगस्त को लोकसभा से, 11 अगस्त को राज्यसभा से और 18 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह अधिनियम बन गया है। यह अधिनियम जो है 1972 का स्थान लेगा। 1972 के अधिनियम के अंतर्गत जो है विनियमित होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 1972 के अधिनियम में बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान शामिल था और इस संशोधन के माध्यम से जो है इस प्रावधान को हटा लिया गया है। नया अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया है इस संशोधन के माध्यम से और 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित किया गया है, जो कि अग्नि, समुद्र और विविध बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल रिडेम्पशन और एन्युटी सर्टेन के सामान्य बीमा व्यवसाय में शामिल करता है। नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनी यानी नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में निदेशकों की नियुक्ति और नीतिगत निर्णयों में सरकार नियंत्रण को कम करता है। और यह अधिनियम जो है बीमाकर्ता कंपनी के निर्देशक और जवाबदेही को भी सीमित करेगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 2021। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 2021 5 अगस्त को राज्यसभा से, 9 अगस्त को लोकसभा से और 13 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियम बन गया है। यह अधिनियम जो है यह अधिनियम आदेश जो है 1950 की अनुसूची 18 को संशोधित करता है और इस अधिनियम में जो है अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 18 समुदाय हैं और इस संशोधन के माध्यम से जो है इस सूची से अबोर जनजाति को हटा लिया गया है। निक्षेप बीमा प्रत्यक्ष गारंटी नियम अधिनियम 2021। निक्षेप बीमा प्रत्यक्ष गारंटी नियम अधिनियम 2021 4 अगस्त को राज्यसभा से, 9 अगस्त को लोकसभा से पारित होने के बाद 13 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक बन गया है। और यह अधिनियम जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 में संशोधन करता है। यह संशोधन जो है 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ता को उनमें से धन निकालने और समयबद्ध पहुंचने में सक्षम बनाएगा। इससे है कि मॉनिटरियम जैसे प्रतिबंध के कारण बैंकों अपने दायित्व को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने या जमाकर्ता नियम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकेगा। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में भी ग्राहकों को 90 दिन के अंदर अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा दिया जाएगा। और पिछले वर्ष 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवरेज को जो है 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है, जो कि 1993 में अपरिवर्तित था। कराधान विधि संशोधन 2021। कराधान विधि संशोधन 2021 विधेयक जो है 6 अगस्त को लोकसभा से, 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित होने के बाद 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियमित हो गया है।
और यह अधिनियम जो है आयकर अधिनियम 1961 और वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। इसके द्वारा जो है यह अधिनियम 2021 में प्रावधान करता है कि यदि लेन देन 18 मई 2012 से पहले किया गया है तो भारतीय संपत्ति के किसी भी प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए जो है कथित पूर्वगामी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर की मांग नहीं की जाएगी। और इस संशोधन का उद्देश्य है कर संबंधी अधिकरण सुधार अधिनियम 2021। तो भारत सरकार के द्वारा अनुपयोगी अधिकरणों की समाप्ति एवं समरूप अधिकरणों का विलय करने के लिए 2015 से ही प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और वित्तीय अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने 7 अधिकरणों का उत्साधन कर दिया था और उसी क्रम में यह अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 लाया गया है। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 जो है 3 अगस्त को लोकसभा तथा 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित करने के बाद 13 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई है और उसके बाद यह अधिनियम जो है अप्रैल 2021 में जारी ऐसे ही अध्यादेश का स्थान लेगा। अधिकरण क्या होता है? तो अधिकरण वास्तव में कानून के द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था होता है। ये आपको पीटी फैक्ट है। फैक्ट न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे कुछ खास विषय के मामले को देखने के लिए बनाया जाता है। अधिनियम 2021 में जो है विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि विभिन्न अपीलीय अधिकरणों यथा जैसे कि फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, विमानपत्तन अपीलीय प्राधिकरण अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, वनस्पति प्रजाति अपीलीय प्राधिकरण और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को जो है समाप्त करने का प्रावधान शामिल किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा जो है खोज सह चयन समिति का स्थापना किया जाएगा, खोज सह चयन समिति, और इसका कार्य होगा कि खोज सह चयन समिति का कार्य होगा अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करना। और खोज सह चयन समिति का अध्यक्षता करेगा भारत का सीजीआई या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी समिति की। और राज्य के प्रशासनिक सुधारों के लिए भी, प्रशासनिक अधिकरणों के लिए भी एक अलग से खोज सह चयन समिति का गठन किया जाएगा। अधिनियम 2021 में जो है किसी भी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 4 वर्ष या 70 वर्ष होगा, जो भी पहले हो इसमें से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 लाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 को जो है 4 अगस्त को लोकसभा से और 5 अगस्त को राज्यसभा से पारित करने के बाद 12 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। इस अधिनियम के द्वारा जो है दिल्ली राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्र में आता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर क्षेत्र शामिल किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा जो है 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण जो 1998 में स्थापित किया गया था, तो इस संशोधन द्वारा इसे भंग कर दिया गया है। और इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे 5 वर्ष की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों हो जाएगा, या तो कैद और जुर्माना दोनों एक साथ हो जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा जो है, इस अधिनियम में जो है किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
लेकिन यद्यपि आयोग पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरणीय मुआवजा के अनुसार किसानों से मुआवजा वसूल कर सकती है। और आयोग सभी आदेशों के खिलाफ आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ जो है अपीलीय सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। तो एनजीटी में इसका किया जाएगा और एनजीटी का स्थापना जो है 2010 में किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2021। तो 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इस नियम के द्वारा जो है 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान है। यानी कि 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन, विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि 30 सितंबर 2021 से हल्के वजन वाले प्लास्टिक की कैरी बैग की मोटाई को जो है 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया जाएगा। और उसके बाद 31 दिसंबर 2022 से जो है 75 से बढ़ाकर इसे 120 माइक्रोन तक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2021। तो यह जो है 29 जुलाई को लोकसभा से, 4 अगस्त को राज्यसभा से पारित होने के बाद 12 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई इसे। और वर्ष 2021 का अधिनियम जो है भारतीय विमान आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। और 2008 में जो था उसमें था भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण AERA की स्थापना की गई थी 2008 वाला में। और 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में निर्देशित किया गया था जिसका वार्षिक टैरिफ जो हो न्यूनतम 35 लाख हो। और नए संशोधन के हिसाब से जो अधिनियम 2021 के तहत जो है केंद्र सरकार के द्वारा विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी भी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार। नेक्स्ट है प्रमुख हवाई अड्डे की परिभाषा में भी संशोधन करके हवाई अड्डे के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया गया है। नेक्स्ट है आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 को जो है 3 अगस्त को लोकसभा से, 5 अगस्त को राज्यसभा से और 11 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है। यह अधिनियम जो है जून 2021 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। इस अधिनियम के द्वारा है कि किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता, शालीनता, नैतिकता के हित के लिए जरूरी होने वाले आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी, छटनी, प्रतिबंध लगाने का आदेश देता है। और यह प्रतिबंध जो है 6 महीने तक के लिए लागू किया जाएगा और आवश्यकता होगा तो 6 महीने के लिए आगे और भी बढ़ाया जा सकेगा। और प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उससे पहले शुरू की गई किसी भी प्रकार का हड़ताल या तालाबंदी को अवैध घोषित किया जाएगा। अधिनियम 2021 के अनुसार जो है गैर कानूनी तालाबंदी और छटनी के लिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वाले को 1 वर्ष तक के लिए कैद और 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और अवैध हड़ताल के लिए उकसाने, भड़काने और उन्हें वित्त धन मुहैया कराने वाले लोगों के लिए 2 वर्ष की कैद की सजा है और 15,000 रुपये का जुर्माना और दोनों लगाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत कि सभी अपराध संगीन और गैर जमानती होगा।
और 2021 का अधिनियम जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवा की लोक उपयोगी सेवाओं में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट है फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2021। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के क्षेत्र को राहत पहुंचाने के लिए एवं उन्हें नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए फैक्टरिंग विनियमन विधेयक को सांसद द्वारा जो है 29 जुलाई को मंजूरी दी गई थी और 7 अगस्त को जो है राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है। और फैक्टरिंग कानून में संशोधन जो है यह यूके सिन्हा समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको पीटी फैक्ट हो जाएगा, पीटी फैक्ट 67 के लिए। जैसे कि फैक्टरिंग कानून में संशोधन किसके सिफारिश पे की गई है, तो यह है यूके सिन्हा समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट है यह अधिनियम जो है फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2021 में संशोधन करता है और उन संस्थानों के दायरे को बढ़ाता है जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की ऋण उपलब्धता में सुधार होगा। 2011 के अधिनियम के अनुसार अगर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी को फैक्टरिंग बिजनेस करना होता था तो उस फैक्टरिंग बिजनेस में लगी वित्तीय संपत्ति और फैक्टरिंग व्यवसाय में आय दोनों का 50% अधिक होना चाहिए था। और इस नए 2021 संशोधन के हिसाब से जो है उपयुक्त सीमा को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है शोधन अक्षमता और दिवाला अधिनियम 2021। कोविड-19 के चलते जो है लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा था एमएसएमई सेक्टर पे और उद्यमों को प्रत्येक कर्ज और इसकी इकाइयों के बंद होने तथा उसके दिवालिया होने के खतरे मंडराने लगे थे। इसी के तर्ज पे जो है इसी के लिए जो है मार्च 2021 में भारतीय दिवालिया शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष जो थे एस साहू की अध्यक्षता में गठित इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी संहिता 2016 की मूल संरचना के अंदर जो है प्री पैकेज्ड ढांचे की सिफारिश की थी। और यह विधेयक जो है 28 जुलाई को लोकसभा से 3 अगस्त को राज्यसभा से पारित करने के बाद 11 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। और यह अधिनियम है शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधन के द्वारा जो है कम से कम 1 लाख रुपए तक का ड्राफ्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने की आवेदन किया जा सकता है और केंद्र सरकार के द्वारा ड्राफ्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार। नेक्स्ट है नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021 जो है 30 जुलाई को राज्यसभा से, 4 अगस्त को लोकसभा से और पारित होने के बाद 7 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियम बन गया है। यह अधिनियम जो है नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के द्वारा जो है अधिनियम 1979 के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन की सिफारिश करता है जहां पे नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और अधिनियम 2021 में जो है ऐसी वित्तीय सुविधाओं को सभी नारियल उत्पादक राज्य तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। और नए संशोधन 2021 के द्वारा जो है बोर्ड का अध्यक्ष जो मुख्य रूप से अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कार्य करता था, उस पद को नवीनतम संशोधन के माध्यम से गैर कार्यकारी बना दिया गया है। और अधिनियम 2021 के तहत जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी का एक अलग पद गठित किया है। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य जो थे वो प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल थे। और संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार अब इसमें चौथा राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश
भी प्रतिनिधि में शामिल हो जाएगा। और नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के प्रतिनिधि के अलावा अब आंध्र प्रदेश और गुजरात के नारियल उत्पादक के भी प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होंगे। नेक्स्ट है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021। किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 लोकसभा में 4 मार्च को पारित होने के बाद, राज्यसभा से 28 जुलाई को पारित होने के बाद 7 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है। और यह अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करता है। यह संशोधन जो है 2018-19 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इसके अनुसार जो है पहले सिविल अदालत द्वारा जो है दत्तक ग्रहण के आदेश देने के बाद बच्चों का दत्तक ग्रहण पूरा हो जाता था। और इस संशोधन 2021 के हिसाब से अब क्या होगा कि इसके स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट दत्तक ग्रहण के आदेश जारी करेगा। पहले करता था सिविल अदालत, अब करेगा जिला मजिस्ट्रेट। 2015 के अधिनियम के अनुसार किशोरों के द्वारा किए गए गंभीर आरोपों की अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराध शामिल थे जिसके लिए 3 से 7 वर्ष तक का कैद का प्रावधान था। और अधिनियम 2021 के माध्यम से गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे अपराध भी शामिल किया गया है जिसके लिए 7 वर्ष से अधिक कैद की अधिकतम सजा का प्रावधान है और न्यूनतम जो है वो 7 वर्ष से कम है। नौचालन हेतु समुद्री सहायता अधिनियम 2021 सुरक्षित नौचालन के हेतु भारत में प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत का प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम 2017 द्वारा प्रसारित होता है। ब्रिटिश के समय में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत में केवल 32 प्रकाश स्तंभ था और 6 स्थानों पे था। 6 स्थान कौन था? एक अदन था, दूसरा कराची था, तीसरा मुंबई था, मद्रास था, कोलकाता था और रंगून था। और आज़ादी के बाद 17 प्रकाश स्तंभ भारत में प्रशासनीय नियंत्रण में आए और वर्तमान में जो है अभी 195 प्रकाश स्तंभ है। नौचालन हेतु समुद्री सहायता विधेयक 2021 को जो है 22 मार्च को लोकसभा से और 27 जुलाई को राज्यसभा से पारित होने के बाद 31 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम ने लगभग 9 दशक पुराने प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 का स्थान लिया है। और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार केंद्रीय सलाहकार कमेटी की नियुक्ति कर सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2021। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान विधेयक जो है 16 मार्च को राज्यसभा से, 26 जुलाई को लोकसभा से पारित होने के बाद 30 जुलाई को राष्ट्रपति की सहमति मिली है। और इस अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कुंडली हरियाणा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर तमिलनाडु 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है इस संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान को रद्द कर दिया गया है, 97वां संविधान संशोधन को। और रद्द करने में 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। उसके कुछ प्रावधान को रद्द किया गया है। वो 3 न्यायाधीश थे R.F. नसीमन, K.M. जोसेफ और B.R. गवई। 2:1 की बहुमत से फैसला सुनाया है। और यह अधिनियम जो है सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है, 97वां। इसके कुछ प्रावधान को रद्द किया है और इसे सांसद के द्वारा 2011 में पारित किया गया था और यह जो है 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। गुजरात हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स 2021। भारत के CJI NV रमन्ना के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ यह नियम जारी किया गया है।
और गुजरात हाई कोर्ट अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीमिंग नियमों को जारी करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। याद रखने की बात है कि गुजरात हाई कोर्ट ने प्रायोगिक तौर पे जो है 26 अक्टूबर 2020 से यूट्यूब पर मामले की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी।